क्या आपने कभी सोचा है कि दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैली यह पहाड़ियां सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर नहीं है। यह अरावली पर्वतमाला है, धरती के इतिहास की एक जीती जागती किताब। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह हिमालय से भी करोड़ों साल पुरानी है, लगभग 1 अरब साल पुरानी। जब दुनिया का नक्शा कुछ और ही था, तब पृथ्वी की सतह पर हुई एक बड़ी हलचल ने इस पर्वत श्रृंखला को जन्म दिया। यह उन मूक प्रहरियों की तरह है यह कोई बहुत ऊंची पर्वत श्रृंखला नहीं है। इसकी औसत ऊंचाई 400 से 600 मीटर के बीच ही रहती है, लेकिन इसकी सबसे ऊंची छोटी गुरु शिखर, जो राजस्थान के खूबसूरत हिल स्टेशन माउंट आबू में स्थित है, 1722 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। यह छोटी मानो पूरे अरावली क्षेत्र की निगरानी कर रही हो, यह याद दिलाती हुई कि इस शांत दिखने वाली श्रृंखला में कितनी विशालता छिपी है। यह पर्वतमाला सिर्फ एक भौगोलिक ढांचा नहीं है, बल्कि यह उत्तर पश्चिम भारत की जीवन रेखा भी है। इसकी बनावट और दिशा भारत के मानसून को भी प्रभावित करती है। यह सदियों से एक प्रहरी की तरह खड़ी ढी है, जिसने इतिहास के कई उतार चढ़ाव देखे हैं। राजा महाराजाओं के किले आज भी इसकी चोटियों पर शान से खड़ी रहे हैं, जो हमें उस दौर की कहानियां सुनाते हैं जब अरावली सुरक्षा और शक्ति का प्रतीक हुआ करती थी। इसकी घाटियों में न जाने कितने युद्ध लड़े गए और न जाने कितनी संस्कृतियां पली बढ़ी। इसकी हर चट्टान, हर पेड्डा और हर दर्रे के पास सुनाने के लिए एक कहानी है, जिसे हम विकास की अंधी दौड़ में अनसुना करते जा रहे हैं। आज जब हम 2025 के अंत में खड़े रहे हैं, तो अरावली की यह कहानी एक नए मोड़ पर आ गई है। यह कहानी अब सिर्फ इसके भूगोल या इतिहास की नहीं रही, बल्कि इसके अस्तित्व की बन गई है। जो पहाड़ियां करोड़ों साल से खड़ी हैं, वे आज इंसानी लालच के सामने पौनी पद्धति दिख रही हैं। क्या हम अपनी विरासत के प्रति इतने लापरवाह हो सकते हैं? ये सवाल आज सिर्फ पर्यावरणविदों का नहीं, बल्कि हम सभी का होना चाहिए। आखिर अरावली का भविष्य हमारे अपने भविष्य से जुड़ा हुआ है। ये सवाल सरकारों के दफ्तरों से लेकर अदालतों के गलियारों तक गूंज रहा है, और इसका जवाब ही तय करेगा कि आने वाली पीढ़ियां अरावली को किताबों में पढ़ेंगी या अपनी आंखों से देख पाएंगी। अरावली पर्वतमाला सिर्फ पत्थरों का एक समूह नहीं है। यह उत्तर भारत के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच है, एक पारिस्थितिकीय ढाल। इसका सबसे बड़ा काम थार के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकना है। जरा कल्पना कीजिए, अगर अरावली न होती तो राजस्थान से उड़ने वाली धूल भरी आंधियां और रेत दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हरे भरे मैदानों को कब का अपनी चपेट में ले चुकी होती। यह एक दीवार की तरह खड़ी होकर रेगिस्तान के विस्तार को थामे रखती है, जिससे करोड़ों लोगों की जिंदगी और खेती किसानी सुरक्षित रहती है। जब हम दिल्ली एनसीआर की जहरीली हवा की बात करते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि अरावली उन रेगिस्तानी तूफानों को रोककर हमारी हवा को और खराब होने से बचा रही है। इसके अलावा अरावली एक विशाल स्पंज की तरह काम करती है। यह मानसून की बारिश के पानी को अपनी चट्टानों और जंगलों में सोख लेती है, जिससे भूजल स्तर रिचार्ज होता है। फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोहना जैसे शहर, जो पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, अपने पीने के पानी के लिए काफी हद तक अरावली पर ही निर्भर है। जब अरावली की पहाड़ियों पर खनन होता है या जंगल काटे जाते हैं, तो पानी को सोखने की इसकी क्षमता कम हो जाती है। इसका सीधा असर हमारे नलों में आने वाले पानी पर पड़ी देता है। यह कई महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल भी है, जिनमें बनास, लूनी, साबरमती और साहिबी जैसी नदियां शामिल हैं। ये नदियां लाखों लोगों की प्यास बुझाती हैं और खेतों को सींचती है। अरावली की गोद जैव विविधता का एक अनमोल खजाना है। इसके जंगलों और घाटियों में 22 वन्य जीव अभयारण्य और 3 टाइगर रिजर्व, रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा मौजूद हैं। यह बाघ, तेंदुए, भालू, घड़ियाल और सैकड़ों प्रजाति के पक्षियों का घर है। यह वन्य जीवों के लिए एक सुरक्षित गलियारे की तरह काम करती है, जिससे वे एक जंगल से दूसरे जंगल तक आ जा सकते हैं। जब हम इन पहाड़ियों पर सड़कें बनाते हैं या खनन करते हैं, तो हम इन जानवरों का घर उजाड़ देते हैं, उनके रास्ते बंद कर देते हैं। इससे इंसान और जानवरों के बीच टकराव बढ़ता है, जिसकी खबरें हम अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं।
यह जैव विविधता सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है, बल्कि यह हमारे पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए भी जरूरी है। इसकी पारिस्थितिक भूमिका को समझे बिना हम इसके महत्व का अंदाजा नहीं लगा सकते। यह सिर्फ एक पहाड़ डाच नहीं, बल्कि एक पूरी व्यवस्था है जो मौसम को नियंत्रित करती है, पानी को सहेजती है, हवा को साफ करती है और अनगिनत जीव जंतुओं को पनाह देती है। इस व्यवस्था के साथ की गई कोई भी छेड़छाड़ एक चेन रिएक्शन की तरह पूरे क्षेत्र पर असर डालती है। अरावली का क्षरण केवल कुछ पहाड़ियों का गायब हो जाना नहीं है, यह हमारी जल सुरक्षा, वायु गुणवत्ता और पारिस्थितिक संतुलन पर एक सीधा हमला है। सवाल यह है कि क्या हम इस प्राकृतिक ढाल को बचाने के लिए तैयार हैं या इसे अपने हाथों से ही नष्ट हो जाने देंगे? अरावली की पहाड़ियां सिर्फ पारिस्थितिक रूप से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इनकी गोद में खनिजों का एक विशाल भंडार भी छिपा है। इन पहाड़ियों में सीसा, जस्ता, तांबा और सोने जैसी पारंपरिक धातुएं तो मिलती ही हैं, साथ ही आज की तकनीक के लिए जरूरी लिथियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे महत्वपूर्ण खनिज भी पाए जाते हैं। यही खनिज संपदा अरावली के लिए एक वरदान होने के साथ साथ एक अभिशाप भी बन गई है। विकास और औद्योगिकरण की बढ़ती भूख ने इन खनिजों को निकालने के लिए एक अंधी दौड़ शुरू कर दी है, जिसमें कानूनी और गैर कानूनी दोनों तरह के खनन शामिल हैं। यह खनन अरावली के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरा है। अवैध खनन ने अरावली को खोखला कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद रात के अंधेरे में या प्रशासन की मिली भगत से पहाड़ियों को डायनामाइट से उठाया जाता है और पत्थर निकाले जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में अरावली की 128 पहाड़ियों में से 31 पहाड़ियां खनन के कारण पूरी तरह गायब हो चुकी हैं। ये सिर्फ पहाड़ियों का गायब होना नहीं है, यह उन प्राकृतिक दीवारों का ढह जाना है जो रेगिस्तान को रोकती थी। खनन की वजह से अरावली में 12 बड्ढे गैप बन गए हैं, जिनसे होकर रेगिस्तानी रेत अब हरियाणा और दिल्ली की तरफ बर्छ रही है। यह अवैध खनन एक संगठित अपराध की तरह काम करता है, जो पर्यावरण के साथ साथ स्थानीय समाज के लिए भी खतरा पैदा करता है। समस्या सिर्फ अवैध खनन तक ही सीमित नहीं है। शहरीकरण का दबाव भी अरावली को निगल रहा है। दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों के विस्तार के लिए अरावली के जंगलों को काटा जा रहा है और पहाड़ियों पर फार्म हाउस, होटल और रिहायशी कॉलोनियां बनाई जा रही हैं। यह अतिक्रमण धीरे धीरे अरावली के हरित क्षेत्र को खत्म कर रहा है। वनों की कटाई से न सिर्फ वन्य जीवों का घर छिन रहा है, बल्कि जमीन के कटाव और बाढ़ का खतरा भी बराच रहा है। जो पेड़ बारिश के पानी को रोककर भूजल को रिचार्ज करते थे, उनके कट जाने से बारिश का पानी सीधा बह जाता है और अपने साथ उपजाऊ मिट्टी भी ले जाता है। यह एक धीमी मौत की तरह है, जो धीरे धीरे अरावली की सांसें छीन रही है। यह विडंबना ही है कि जो अरावली हमें जीवन देती है, हम उसी को नष्ट करने पर तुले हैं। खनिजों की जरूरत और शहरी विकास की मांग को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन सवाल संतुलन का है। क्या हमारा विकास इतना अनियोजित और अदूरदर्शी होना चाहिए कि हम अपनी प्राकृतिक विरासत को ही दांव पर लगा दें? क्या कुछ टन खनिज या कुछ आलीशान फार्म हाउस उन लाखों लोगों की जल सुरक्षा और स्वच्छ हवा से ज्यादा कीमती हैं जो अरावली पर निर्भर हैं? यह सवाल आज सरकारों, अदालतों और समाज के सामने खड़ी दिया है। अरावली का संकट सिर्फ पर्यावरण का संकट नहीं है, यह हमारी विकास की परिभाषा और हमारी प्राथमिकताओं का भी संकट है। साल 2025 अरावली के लिए एक निर्णायक साल साबित हो रहा है। इसके अस्तित्व की लड़ाई अब जमीन से उठकर अदालतों और सरकारी दफ्तरों तक पहुंच गई है, जहां शब्दों और परिभाषाओं का एक अजीब खेल चल रहा है। अक्टूबर 2025 में केंद्र सरकार ने एक नई परिभाषा का प्रस्ताव रखा, जिसमें कहा गया कि केवल 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली माना जाएगा। 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार भी कर लिया था, जिससे पर्यावरणविदों में हड्डी-कंप मच गया। उनका कहना था कि यह परिभाषा अवैज्ञानिक है और इससे अरावली का लगभग 90% हिस्सा कानूनी संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएगा।
जिससे खनन और निर्माण माफिया के लिए रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन कहानी ने दिसंबर 2025 में एक नाटकीय मोड़ दे लिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पिछले आदेश पर रोक लगा दी। यह एक बड़ी राहत थी जिसका केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी स्वागत किया। इस रोक का मतलब था कि अरावली में खनन पर जो प्रतिबंध पहले से लागू था वह जारी रहेगा। पर्यावरण मंत्रालय ने भी स्पष्ट किया कि अरावली के कोर और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में किसी भी नई खनन लीज को मंजूरी नहीं दी जाएगी। यह फैसला उन कार्यकर्ताओं और नागरिकों की एक बड़ी जीत थी जो महीनों से इस 100 मीटर वाली परिभाषा का विरोध कर रहे थे। उनका तर्क था कि अरावली एक पूरा इकोसिस्टम है जिसे मीटरों में नहीं मापा जा सकता। हालांकि मामला अभी पूरी तरह सुलझा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के खनन के लिए कुछ अपवादों की अनुमति दी थी, बशर्ते इसके लिए एक सतत खनन योजना बनाई जाए। ये दिखाता है कि विकास की जरूरतों और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल है। अब अदालत ने इस पूरे मुद्दे का अध्ययन करने के लिए एक नई समिति बनाने का आदेश दिया है। अरावली का भविष्य अब इस समिति की रिपोर्ट और उसके आधार पर बनने वाली नीतियों पर निर्भर करेगा। यह एक और लंबी लड़ाई हो सकती है जिसमें हर कदम पर सतर्क रहने की जरूरत होगी। आज जब हम 2025 के आखिरी दिनों में खड़े हैं, अरावली एक दो राहे पर है। एक रास्ता अंधाधुंध विकास की ओर जाता है जो तात्कालिक लाभ तो दे सकता है, लेकिन भविष्य में एक बड़े पर्यावरणीय संकट को जन्म देगा। दूसरा रास्ता संरक्षण का है जो शायद थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी, साफ हवा और एक स्वस्थ पर्यावरण सुनिश्चित करेगा। सुप्रीम कोर्ट का हालिया हस्तक्षेप एक उम्मीद की किरण है, लेकिन असली लड़ाई अब भी बाकी है। यह लड़ाई सिर्फ सरकार या अदालतों की नहीं है, यह हम सब की है। हमें यह तय करना होगा कि हम अरावली को एक बंजर, खोखली पहाड़ी के रूप में देखना चाहते हैं या एक जीवंत, हरे भरे प्रहरी के रूप में जो सदियों से हमारी रक्षा करता आया है।